सभी को ओम। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर शालिनी जैन जी का है, जो समय निकालकर आज हमारे बीच आई है। आप वरिष्ठ ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आपका आज विषय है नाक की एलर्जी, उसके उपचार भी किस प्रकार से हम कर सकते हैं और कारण क्या हो। मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सब छात्रों को कराएं। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। अनिल जोशी जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शालिनी जी का। और आज जैसे वैसे आजकल भी आंखों की बीमारियां जो हैं वो पूरे दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह फैली हुई हैं। परंतु आज हम एक विशेष ईएनटी के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। जो नाक की जो एलर्जी है, वो जिन लोगों को हो जाती है, छींक आना और उससे बहुत सारी जुड़ी चीजें, तो उसके बारे में हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे डॉक्टर शालिनी जी से। आप ईएनटी में सीनियर स्पेशलिस्ट रही हैं और डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर जहाँ तक जी, इसका मतलब आर्मी में भी आपने अपने सर्विसेज दिए हैं और आप विशेष रूप से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप रही हैं और इस समय कई हॉस्पिटल्स में एज ए कंसल्टेंट आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। आपकी सेवाओं का उपयोग हो रहा है। तो जैसे पटपड़गंज में जो मैक्स हॉस्पिटल है, जो अग्रसेन हॉस्पिटल है, डॉक्टर भगत हॉस्पिटल से तो हम परिचित हैं ही। डॉक्टर चंद्रा भगत हमारे कार्यक्रमों में नियमित रूप से आते रहते हैं। उसी प्रकार से तिलक नगर का एक हॉस्पिटल है। तो आसपास के सर्कल में और द्वारका वालों के लिए तो विशेष उपयोगी है कि हमारे बिल्कुल पास अग्रसेन हॉस्पिटल, डॉक्टर चंद्रा हॉस्पिटल, उसमें आप आती रही हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आप बोलने वाली हैं और जो आज हमारे बीच में जो श्रोता है वो भी ज्यादातर सीनियर सिटीजन है और उनमें से कई लोगों को इस तरह की शिकायत रहती है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ। डॉक्टर शालिनी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाई और मैं इस टाइम आपके साथ मैं इसमें भाग ले पा रही हूँ आपकी मीटिंग में। आप जैसे आपने कहा, मैं डॉक्टर भगत चंद्रा हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट के जैसे काम कर रही हूँ और मैं ईएनटी कंसल्टेंट हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गए हैं मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए और ईएनटी प्रैक्टिस करते हुए। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाक और एलर्जी के ऊपर। तो जैसे कि हमको सबको पता है कि हम या फिर हमारे घर में कोई ना कोई किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम है ही है कि जो है हमको छींकें आती है, हमारी नाक बंद रहती है और उसके साथ साथ हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये बहुत 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 आम बीमारी है और ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट 70% लोगों को ये प्रॉब्लम है किसी न किसी रूप में। चाहे किसी को पूरे साल रहती है या किसी को हो सकता है किसी किसी पर्टिकुलर साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में, जिसको कहते हैं सीजनल भी हो सकती है या ये पेरिनियल, मतलब जो पूरे साल रहती है। दो तरह की होती है ये। इसमें मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि नाक बंद हो जाती है, नाक से पानी आता है, सिर में भारीपन रहता है, हेडेक रहता है और उसके साथ साथ छींके, अनगिनत छींके आती हैं और इतनी छींके आती हैं कई बार कि जो आंखों से आंसू आ जाते हैं और उल्टी आने को हो जाती है। मतलब इट कैन रीच सिवियर लेवल्स और उसके साथ साथ सीने में भी दर्द होने लगता है। देखिए और हम लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं,
मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यहाँ पे हम लोगों को ये ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और पोल्यूशन तो हमारे सब जगह है। चाहे हमारे हम जहाँ काम करते हैं वहां पर भी है, सड़क पे भी है, मार्केट प्लेस में जाते हैं वहां पे भी है। तो इसके तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इसका हम इसको रोकने में जो आपको हेल्प कर सकता है वो है बाय यूजिंग अ मास्क। अगर जो हम कोशिश करें, जब भी हम, जैसे कोविड के दौरान हमने मास्क पहनना हमने सीख लिया था, तो अगर जो हम में से जो लोग इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर जो हम थोड़ा सा मास्क का उपयोग करें, हम पूरी तरह से मास्क को ना हटाएं और उसको हम यूज करें, तो हम रियलाइज करेंगे कि हमको जो है काफी आराम पड़ जाता है। और उसके साथ साथ सांस लेने में भी हमारी काफी काफी बेटर होता है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर जो हमको होती क्यों है, जो ये एलर्जी है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है ये आसपास की धूल मिट्टी, जैसे मैंने आपको बताया पोल्यूशन की वजह से। तो ये धूल, उसको अगर हम कम रखेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम कम होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फंगल, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारी अंदरूनी कोई, हमारे में कोई ना कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से ये हमारे में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 4-5 मेन कारण है। अब इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन तो इसके जो सिम्टम्स है वो यही है कि हमारे सर हेडेक रहता है, नाक बंद रहती है, नाक से पानी आता है। उसके साथ साथ फेस में भी सब हैवीनेस रहेगी, कान में भी दिक्कत रहती है, भारीपन रहता है, कानों में सुनाई नहीं देता है, बदन में मतलब लेजीनेस रहती है, हम अपनी एक्टिविटी ठीक से नहीं कर पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके आगे बढ़कर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो ब्रोंकियल अस्थमा, जो दमे की जो शिकायत है वो तो हमारी हो ही जाती है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के साथ। उसके साथ साथ उसके साथ साथ नाक में भी अगर जो बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलती रहे और हम ना उपचार कर पाए, तो लंबे समय उसके साथ साथ भी हमको नाक के अंदर जो है पॉलिप्स हो जाते हैं। पॉलिप्स मतलब छोटे छोटे मांस, जिससे नाक परमानेंटली ब्लॉक होने लगती है। और ये सिर्फ नाक के अंदर नहीं, जो हमारे फेस के साथ की हड्डियां होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, छोटी साइनसेस होते हैं, जिसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनसेस होते हैं जिसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो भारीपन, फेस का जो भारीपन है या हेडेक है, उसका कारण ये हो सकते हैं कि पॉलिप्स हैं, या फिर हमारे वो पॉलिप्स जो है नाक के साथ साथ हमारी फेस के बाकी भाग में भी आ गए हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो जाती है। और उसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जो हमारी नाक की हड्डी है वो अगर टेढ़ी, आमतौर पे ही देखा गया है कि नाक की हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे नाक के अंदर जो टर्बिनेट्स होते हैं, एलर्जी से वो टर्बिनेट्स की भी हाइपरट्रोफी हो जाती है, वो टर्बिनेट्स भी बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाक, जो सांस लेने का रास्ता है वो रुक जाता है। और उसके बावजूद उसकी वजह से नाक में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये आगे बढ़कर, और जब एलर्जी होती है तो ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन क्यों हमारे नाक में एलर्जी की वजह से दिक्कत रहने लगती है। और उसके अलावा जैसे हमने कोविड के दौरान देखा था, म्यूकर फंगल फंगल साइनोसाइटिस, जो है फंगल राइनोसाइनोसाइटिस, मतलब जो फंगस इन्फेक्शन होता है नाक का और फेस का, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हमारे जो एलर्जी से हो जाता है। धीरे धीरे अगर हम ध्यान न दें, हमारे नाक के अंदर मांस बढ़ता रहता है, जमा होता है, जो भी उसके सिक्रीशंस होते हैं, उसका डिस्चार्ज होता है, वो नाक के अंदर ही जमा होता चला जाता है, हमारे साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। और वो वही वही जो है धीरे धीरे वो हड्डी को भी, जो फंगस होता है वो हड्डी को भी गलाने लगता है। और उसके साथ साथ नाक में भी वो मांस, काला मांस जिसको कहते हैं, जो जिससे नेक्रोसिस और इरोजन बाकी सब पार्ट्स का होने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, जो हमने कोविड में कितना हमने
जो सेकेंड टाइम जब कोविड की सेकेंड वेव जो थी, उसमें तो मेन प्रॉब्लम ही ये हुई थी कि म्यूकर जिसको ब्लैक फंगस कहते थे, तो वो भी एक एलर्जी का ही एक कह सकते हैं कि जो है उसी का एक आगे जाके वो बनती है, सिक्वली होती है। तो अब हम अपने आप को इस सबसे कैसे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो देखिए, जो एलर्जी है, जिस चीज से हमको लगता है कि जैसे घर में छौंक जब लगता है, जब तड़का लगता है गैस पे, तो उससे बहुत ज्यादा, जिसको एलर्जी होती है उससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अनगिनत छींकें आने लग जाएंगी, नाक से पानी, कान से, आंखों से पानी, और बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा, जब घर में तड़का लग रहा हो या छौंक लग रहा हो, तो कोशिश करिए कि आप उस एरिया में ना हो सब। और उसके बाद घर में धूल मिट्टी, जैसे जब झाड़ू लगाते हैं या कुछ, तो धूल उठती है घर की, तो उससे बहुत ज्यादा हमको परेशानी हो जाती है। फिर उसके अलावा जो, जैसे अगर हमारे घर पे कोई जानवर है, जैसे डॉग है या कुछ, तो उसके डैंडर, उसका जो फर होता है, उसके जो बाल होते हैं, उससे भी बहुत एलर्जी हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमको क्यों एलर्जी हो सकती है। उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं सड़क पे, तो आपको पता ही है कि जिस मेनली जो धूल मिट्टी सड़क पे उड़ती है उसकी, तो अगर जो हम इन सब से, जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि हमको मास्क लगा, अच्छा, ये तो एक मेन रीजन हो गया। उसके अलावा अगर हम योग प्रैक्टिस करें, जैसे आपने अभी दिखाया, अगर आप ये योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगा में एक जल नीति, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट उसका रोल रखा गया है ना। जो भी हमारी एलर्जी है, इससे अगर हमको छुटकारा पाना है, तो जल नीति जैसे जानते हैं कि एक छोटी सी सुराही में अगर आप पानी, गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, और आप रोज उससे नाक की धुलाई करते हैं, जैसे एक तरफ से डालिए और दूसरी तरफ से वो बाहर आएगा। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे नाक में पूरे दिन में जो भी हमारी कोई जो भी गंदगी सांस लेते टाइम हमारी नाक में गई है, वो सारी वॉश ऑफ हो जाएगी। वो सारी वॉश ऑफ हो जाती है, तो उससे जो हमारी जो एलर्जी है वो थोड़ी डाउन रहती है। जो मेन इंसाइटिंग फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो हमारी एलर्जी डाउन रहती है, और उससे बहुत आराम, मतलब इसका तो बहुत ही पुराने वेदों के टाइम से ऋषि मुनि भी उन्होंने भी बोला कि जो ये जल नीति जो है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। थोड़ी मुश्किल होती है करनी, थोड़ी, और बहुत टीडियस होती है, लेकिन उसका फायदे अनगिनत है। हम आज भी अपनी पेशेंट्स को जब उनका ऑपरेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उनको उसके बाद नेजल वॉश के लिए एडवाइस करते हैं, नेजल सलाइन वॉश। और उसका जो मेन एम होता है वो यही होता है, जैसे जो जल नीति में होता है कि नाक की धुलाई हो जानी चाहिए, गुनगुने पानी से नमक डाल के उसकी वॉशिंग हो जानी चाहिए। और अगर इससे भी आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं, चाहे वो नॉर्मल फिजिशियन है, चाहे ईएनटी स्पेशलिस्ट है, आपको जाके कंसल्ट करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको अपनी इस प्रॉब्लम का उपचार कराना चाहिए। इस प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं आप, रौद्र रूप भी धारण कर सकती है, जो हमारे आगे के लिए डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है। और बाकी आप लोगों को अगर सवाल है तो आप पूछिए मुझसे, कुछ अगर मैंने छोड़ दिया हो तो। ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, आप हाँ जी, क्रमवार सभी लोग अपने अपने हैंड रेज कर लीजिए, उस हिसाब से हम वो करेंगे। जी अनूप जी, आप बोलिए। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, कभी कभी मैंने देखी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक मोटी हो जाती है हाँ कुछ जी, लोगों की, हाँ जी। तो वो ऐसा क्यों होता है और वो मोटी फिर होती चली जाती है? देखिए, कुछ तो ये देखिए, ये जो है हमारा जैसे जैसे हम एज होती है हमारी, तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है कि हमारी नाक जो है इट बिकम्स, मतलब जैसे हमारा सब जगह हमारे फैट फेस बड़ा हो जाता है, उसी तरह से हमारी नाक पे भी असर पड़ता है। एक तो नॉर्मल, वन रीजन इज दिस। सेकेंडली, अगर जो आपको लगता है कि अंदर से कोई बड़ी हो रही है, सिर्फ अंदर से,
तो हमको वो दिखाना चाहिए, उसको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि हो सकता है नाक के अंदर कुछ अलग से या तो मांस बढ़ रहा है या फिर हड्डी बढ़ रही है या कुछ और अलग एक फॉरेन बॉडी कोई है जिसकी वजह से वो बढ़ी उसकी हुई है। वजह से आवाज में भी चेंजिंग आ जाता है, मतलब गिनगिना के मिनमिना के बोलने लगता है आदमी। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, जी, जी। तो ये मतलब हड्डी बढ़ जाती है या मांस बढ़ जाता है इसके अंदर? हाँ जी ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक। उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार एक ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करिए और वो आपको ठीक से इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और अगर जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मतलब एग्जैक्टली पता करवाना चाहिए कि क्या वजह, कोई और जैसे मैंने बताया फंगस या कोई और पॉलिप्स या कुछ ऐसी बात तो नहीं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो वो और इसको पता करने के एंडोस्कोपी होती है, उसके साथ साथ सीटी स्कैन होता है। ये 2-3 इन्वेस्टिगेशंस हैं जिससे हमको क्लैरिटी पता लग जाती है कि जो अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसकी वजह से ये हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। नेक्स्ट निप्रा मोदी। ओम दीदी। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते मैम। मेरे को है ना ऐसे खांसी की ऐसे खुश्की रहती है हर टाइम, जैसे हाँ जी। ये खुश्की, खांसी की जैसे ऐसे खुश्की होती है ना ऐसे, हाँ गले मतलब में, हर ऐसे, हाँ जी, हर 5 मिनट में ऐसे करना पड़ता है। गले में रहती है ये? गले में सूखी खांसी, हाँ जी। कितने मतलब टाइम से सर्दी हो रही है गर्मी आपको? कितने टाइम से है, हो रही है? काफी काफी जैसे 5-6 सालों से है, काफी टाइम से है। 5-6 सालों से? तो आपने इसके लिए क्या करा है? वो बस नॉर्मल ही है, तो कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया मैंने। आपने कभी किसी को दिखाया है, किसी ईएनटी के डॉक्टर को दिखाया है? वो एक बार एंडोस्कोपी करवाई थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया था आपको? वेब की, गले में वेब है। वहम है? वेब वेब जाला, वेब। क्या? मैं समझी नहीं, क्या कह रही हैं आप? गले में वेब है, उन्होंने बोला वेब, जाला जाला। अच्छा वेब। अच्छा ओके ओके। तो फिर आपने उसका उपचार नहीं कराया? बस वो एंडोस्कोपी करी जिससे ठीक हो जाएगा। तो आप एक बार दोबारा दिखाइए, क्योंकि ये वेब तो अगर समय के साथ नहीं आपको आराम पड़ा है तो ये तो बढ़ जाता है वेब। आप एक बार दोबारा दिखाइए कि क्या बात है, दोबारा से उसको इन्वेस्टिगेट कराइए। अगर जो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ तो वो आपको दोबारा कराना चाहिए। वैसे अपने आयुर्वेद में है क्या मैम कोई मैं कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट? का नहीं बता मैं आयुर्वेद का नहीं बता पाऊंगी मैडम। अच्छा मैं अच्छा। एलोपैथिक की डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। हाँ। अच्छा मैम, एक बात और पूछ रही थी मेरे को, ऐसे ना, जैसे सर्दी गर्मी का कोई कारण नहीं है, जैसे छींकें जब शुरू होती है ना तो वो नॉन स्टॉप चलती रहती है। क्या कह रही हैं आप? सर्दी गर्मी क्या? छींक आ, मतलब छींक आनी, जैसे कभी कभी छींक आती है तो वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। हाँ तो मैंने अभी बताया ना आपको, छींके। वो तो एलर्जी होती है। जब छींकें आती हैं तो वो मेन कारण उसका एलर्जी होता है ना। तो अगर आपको लंबे समय से आ रहा है तो एलोपैथिक में जैसे मैंने बताया कि स्प्रेज हैं और टैबलेट्स होती हैं। पर उससे भी बेटर है अगर आपको जल नीति करिए, उससे आपको आराम पड़ेगा। जल नीति अच्छा, से बहुत आराम पड़ता है। और ठीक ठीक, बाकी थैंक फिर यू भी मैम। नहीं आप ओके। नेक्स्ट नितिन जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा आपने एलर्जी के विषय में बताया। मैं भी एलर्जी से लगभग 10 वर्षों से अधिक से ग्रसित था और मैंने एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की सभी ट्रीटमेंट किया, मुझे आराम नहीं मिला। मैंने स्टेरॉइड्स भी लिए, मैंने एलिग्रा 180 120 किलो के भाव में खाई हाँ और बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। बहुत डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर के पास मैं तिलक नगर में गया ईएनटी के पास, उन्होंने बोला आपको बस 100 बार स्टीम लेनी है। तो मैंने कहा सर इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारे दिन ऑफिस जाऊं या 100 बार स्टीम लूं। मेरे को इतनी एलर्जी हो जाती थी, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो कफ निकलता रहता था। तो हाँ फाइनली 2-3 चीजें जो मैंने
ऑब्जर्व करी, जो मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल करी, उसका मैं हाँ जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ आपके साथ। हाँ एक तो बताइए। इसको रात में थोड़ा डाइट को कंट्रोल किया, हाँ जी, और सेकंड वन जो आपने बताया जल नीति रबड़ नीति, वो हर संडे को करता हूँ मैं। अभी हाँ भी मैं जी, आपके बीच में बैठा हूँ तो 5 बजे से जल नीति रबड़ नीति करके, और फिर ये अपनी भस्त्रिका और कपालभाति करके हमने इसको बहुत कंट्रोल किया। और पहले, अब मैं इसकी कोई मेडिसिन नहीं लेता है सच, और अभी एलर्जी भगवान की कृपा है। हाँ। तो ये अच्छी तो बात है। अब आप बहुत तो ही एक अच्छी बात है। लिविंग एग्जाम्पल हो गए कि जिसने प्रूव कर दिया कि दवाइयों से भी ज्यादा जो ऐसी जो ऐसी मेडिकेशंस होते हैं दे हेल्प मोर। मतलब जैसे नेजल, ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि इट इट रियली हेल्प्स। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड इट, इसलिए मैडम मैंने मैंने बताया। इतने नेजल स्प्रे लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। स्टेरॉइड के नेजल स्प्रे शुरू कर दिए थे मेरे को, हाँ और मैं दिन में एक बार, वो स्टेरॉइड्स वालों का क्या होता है कि वो 12 घंटे 10 घंटे असर करते हैं, उसके बाद फिर नाक ब्लॉक हो जाती है, हाँ, वो बात सही है आपकी। और उसके बाद फिर आपको ये रात में फिर सोने की परेशानी होती थी। मैं 2-2 3-3 तकिया लगा के सोता था। अब हाँ जी, भगवान की कृपा है कि मैं अब एक तकिया लगाता हूँ पतला, और उससे सोता हूँ। ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मैंने ऑब्जर्व किया। अगर आप ज्यादा तकिया लगाते हैं, इट मीन्स आपका साइनस बढ़ा हुआ है। तकिए हाँ। कम भी हो। तो अभी आप बेटर हैं हर तरह से। मैडम अभी कोई मेडिसिन नहीं लेता है, सच भगवान की कृपा है। अभी कोई मेडिसिन नहीं लेता है, रोज योग करता हूँ, और हर संडे को जल नीति रबड़ नीति, और रबड़ नीति भी बहुत कारगर है इसमें। जल नीति के साथ में रबड़ नीति करना भी बहुत कारगर चीज है, जिससे जिनको साइनस की समस्या, एलर्जी की समस्या है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी चीज है रबड़ नीति। और रात में अगर तेल डाल के, जैसे मैडम अभी बता रही थी, अगर ये तेल डाल के, अगर जो अणु तेल आता है अगर वो डाले, तो थोड़ा सा गले में जो खराश है वो भी काफी कुछ इनकी कम हो जाएगी। थैंक यू नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी हम चाहेंगे कि आप क्लास में भी इस लोगों को, जो हमारे नए साधक हैं, तो उन लोगों को भी बताएंगे कि रबड़ नीति और सूत्र नीति हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट सुशील नंद। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मुझे ये पूछना है कि जैसे जब नाक हमारा बंद हो जाता है तो फिर जल नीति हो नहीं पाती है, तो उसको उस समय कैसे करें? मैं समझी नहीं है आपका सवाल, फिर से बताइए। जब कंजेशन होता है, हमारा नाक हम बंद हो जाता है, हम ब्लो ही नहीं कर पाते हैं, एक साइड बंद हो जाएगी, एक साइड का श्वास चल रहा होता है, तो उस समय जल नीति कैसे करें? नहीं, आप मैम जिस साइड से खुला हुआ है ना, आप उस साइड से डालेंगी तो दूसरी साइड से अपने आप नॉर्मल आएगा। वो ऐसे थोड़ी ना, कोई हार्ड ब्लॉकेज थोड़ी ना है। जो वो ब्लॉकेज है, वो जो नॉर्मल पार्ट्स जो है नोज के, वो उनमें स्वेलिंग आ गई है। तो जल नीति से वो स्वेलिंग कम होती है, और वो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप करेंगी ना, एक साइड से डालेंगी और दूसरी साइड से वो अपने आप खुद ब खुद आएगा। पहले थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर थोड़ी ज्यादा कम स्पीड पे आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्वेलिंग कम होगी तो तेज स्पीड पे आने लग जाएगा। यही ऐसी तो हेल्प करती है वो जल नीति ब्लॉकेज को रिलीव करने में। यानी जिस साइड से खुला हुआ उस साइड से जल डालें और फिर उस साइड से अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे आएगा। आप का ऐसे बोलती रहिए। जिस टाइम पे आप डाल रही हैं, आप का करके, वो का से क्या होता है कि जो वो अपने आप थोड़ा सा मूवमेंट होता है ना, और वो उससे फिर धीरे धीरे आ जाएगा। जी, आप बहुत ट्राई करिएगा ऐसे, इट इज वेरी हेल्पफुल। क्या क्या का बोलना है, ये बता रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब आप डाल रही है, एक साइड से डालिए, हाँ, और फिर का धीरे धीरे करिए, वो अपने आप धीरे धीरे से दूसरी साइड से आने लग जाएगा। धन्यवाद जी। और दूसरा मेरा प्रश्न है, जैसे आजकल घर के आसपास बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हाँ जनरली जी, तो धूल से, मिट्टी से लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम और ये डर्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत जल्दी ये तो, अस्थमा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो उसमें बहुत बड़ा रीजन है मैडम। और रबड़, कंस्ट्रक्शन वर्क जो इतना हम सबके आसपास बहुत, बाहर निकलो तो रोड, कभी कहीं पे रोड बन रही है, कहीं टूट रही है, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है। बहुत ज्यादा हो रहा है ये। दिल्ली में स्पेशली बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
तो उसके लिए मैडम बेस्ट यही है कि आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि मास्क लगा के चलें आप। साथ में ये जल नीति और रबड़ नीति करते रहे रेगुलरली ना। हाँ हाँ जी, कम से कम अब जैसे आप घर में ही है तो आप डेली भी वंस कर सकती हैं। आप देखेंगे अगर सुबह सुबह आप कर लेंगी तो आपका पूरा दिन बिल्कुल अच्छा निकलेगा। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कोई और? वैसे जनरल क्वेश्चन ये भी है डॉक्टर, कि बहुत सारे लोगों की जैसे कोविड के बाद नाक सूखी सूखी सी रहती है, बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन होती है। दूसरा जो है, नाक में यदि कभी इन्फेक्शन का होता है तो गले में टॉन्सिल भी बढ़ जाती है। हाँ जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा, आप चूंकि ईएनटी है आपका पूरा, तो गला देखिए और कान कोविड कान की में भी कभी महामारी कभी के बाद, कान में भी कभी कभी ठप ठप की आवाज होना, और हाँ जी, नाक कान गला, ये तो हम इस चीज को कैसे वो कर सकते हैं? देखिए कोविड के बाद तो आप ये समझिए कि अनगिनत उसकी सीक्वेली है जो अभी तक भी हम डॉक्टर्स जिन पे अभी तक भी रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक भी कंप्लीटली किसी को नहीं मालूम है कि व्हाट ऑल सीक्वेली कोविड कैन हैव। बहुत तरह तरह के हमको प्रॉब्लम्स में देखने को मिल रही है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं कि किसी को नाक में सूखापन, किसी को कान में परमानेंट इचिंग या सूखापन, या सुनाई कम देना, या सूंघने में कोई दिक्कत, ये कोविड के बाद की अनगिनत प्रॉब्लम्स आ रही है, कोविड महामारी के बाद की। तो अभी इस पे शोध चल ही रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या चीज कोविड की वजह से है और इसका उपचार कैसे हो सकता है। पर मेरा मानना है कि अगर आपको कोई चीज, मतलब जैसे अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, गले में खिचखिच, नाक में सूखापन और ये, तो आप इसके लिए थोड़ा सा तो योग तो करिए करिए, और उसके साथ साथ थोड़ी सी मेडिसिन लीजिए, जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन लीजिए जिससे वो ज्यादा ना बढ़े, है ना। थोड़ी सी सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिसिन लीजिए, और वो आप जैसे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको दे पाएंगे, ईएनटी के डॉक्टर को। जी थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन और? अलका डिसूजा, अलका जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि सुबह जब उठती हूँ तो मतलब गला एकदम बंद हो जाता है, जैसे आवाज नहीं निकलती है, जैसे खंगार सा। और जब उसमें नाक में तेल डालती हूँ सुबह, तब मतलब ऐसे तब निकलता है बाहर, मतलब जब योगा करती हूँ तब निकल जाता है बाहर। सुबह ही सुबह ऐसे होता है, तो दिन भर नहीं होता, लेकिन सुबह जैसे ब्लॉक हो जाते हैं नाक वगैरह, कब खंगार से हो रही है निकलती मैम है। आपको ये दिक्कत? कितना टाइम हो गया? ये एक्चुअली कोविड हुआ था उसके बाद से हुआ है। मैं योगा करती हूँ ना, तब सुबह ही होता है ये। तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से बलगम निकलती है, थोड़ा सा नाक में 2 बूंद सरसों का तेल डालती हूँ तो निकलता है, फिर ठीक हो जाता है। पूरा दिन नहीं रहता, मॉर्निंग में ही होता है बस ये। थोड़ा सा ये मैम आप इसके साथ थोड़े इसके से ना साथ ही आप डॉक्टर, गरारे करने की कोशिश करिए, थोड़े से गुनगुने पानी कर गरारे, और थोड़ा सा पानी का जो इनपुट है, इनटेक, पानी का इनटेक जो है वो थोड़ा सा, आप कितना अंदाजन ऑलमोस्ट कितना वाटर पी लेती हैं एक दिन में? पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, पीती ही रहती हूँ, काफी पीती हूँ। कितने, 4 से 5 लीटर तक हो जाता होगा? 8-10 ग्लासेस, 8-10 कांच के गिलास पी लेती हूँ। अच्छा, तो आप थोड़ा सा मैम वही करिए, कोशिश की थोड़े से आप जो है गरारे करिए, मॉर्निंग में उठ के पहले थोड़े से गुनगुने पानी के आप गार्गल्स करने की कोशिश करिए, नमक डाल के। हाँ नमक डाल के, थोड़ा सा उससे आराम पड़ता है। सुबह के टाइम ही होता है, बाकी तो नहीं, फिर गला एकदम रुक सा जाता है मतलब। हाँ, और वो फिर पूरी सुबह रात एक्चुअली एक ही पोजीशन में रहते रहते उनपे थोड़ी सी सूजन या कुछ स्वेलिंग, मतलब रेडनेस हो जाती होगी। और एक बार आप दिखवा भी लीजिए मैम, एक फेफड़ों में से तो नहीं, मतलब ऐसे जैसे कंजेशन फेफड़े में तो नहीं है, फेफड़ों हाँ में। कोई ना, एक बार आप दिखा दीजिए, इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, एक सी एंडोस्कोपी करा लीजिए कि गले में कोई और दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये आवाज का ऐसे खराब होना भी एक कुछ जरूरी नहीं है कि जरूर हो, बट हो भी सकता है कुछ जो आपको मतलब एवरी डे इट इज लाइक दैट। तो एक बार
दिखा भी दीजिए, एंडोस्कोपी भी एक बार करा लीजिए, पता लग जाएगा कोई कि सूजन ही है या गले में कोई और दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि भजन बोलती हूँ ना तो फिर कई बार अटक जाता है, मतलब आवाज। हाँ मैम, तो जो लोग सिंगर्स होते हैं मैम, उनमें ये दिक्कत रहती है। एक बार दिखा लीजिए मैम, आप एंडोस्कोपी करा लीजिए। थैंक यू। अच्छा, ये नाक में और कान में तेल डालना या घी डालना, ये कहाँ तक ठीक है आपके एलोपैथिक के हिसाब से? देखिए सर, मैं आइडली तो वी नेवर से दैट यू शुड, आपको कोई भी तेल डालना चाहिए नाक में, या क्योंकि जो हम वही तेल डालते हैं जो हम अपने दूसरे चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं या मसाज में इस्तेमाल करते हैं। हम जनरली वही उन तेलों का उपयोग करते हैं नाक में। या आइडली देखिए, ये वाले तेल नहीं डालने चाहिए हमको। मेडिकेटेड जो तेल होते हैं, जो स्पेशली इसी वजह से बनाए गए हैं कि उनका उपयोग नाक में या कान में डालने के लिए करना चाहिए, हमें उन्हीं तेलों का इस्तेमाल करें। आइडली आई डो नॉट सजेस्ट दैट यू शुड यूज एनी ऑफ दीज ऑयल्स। और अगर आपको डालना ही है तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए अपने डॉक्टर को, उनको दिखा दीजिए, एंड देन यू डू इंस्टेड की, क्योंकि ये जो कुकिंग ऑयल्स जो स्पेशली आते हैं उनमें प्रेजर्वेटिव्स और उसके साथ साथ वाटर, मतलब ये प्योर ऑयल्स नहीं होते हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा परसेंटेज होती है जो हार्मफुल रहती है। अगर हम किसी भी ऐसी क्लोज कैविटी में डालते हैं, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो नोज हो, चाहे वो कोई और हो, तो वी शुड अवॉइड इट जनरली। लेकिन यदि कान आपका सूखा सूखा सा हो या नाक सूखी सी हो, तो फिर इसके लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं? कभी कभी हम कपालभाति या ये चीजें भी करते हैं, लेकिन पहले जो कोविड से पहले मुझे खुद भी महसूस होता था कि बहुत जबरदस्त तरीके से छींक जैसी आती थी, लेकिन अब सूखी रहती है। तो आप सर, आप उसके लिए आप मेडिकेटेड ऑयल्स जो होते हैं ना, वो डाल लीजिए, या फिर क्रीम लगा लीजिए, सोफ्रामाइसिन या न्यूरोस्पोरिन एच क्रीम लगा लीजिए, जिनमें है ही, जिनमें अच्छा मॉइस्चर है और जो इन्फेक्ट नहीं करेंगे आपको कान को। आप ऐसी चीज इस्तेमाल कर लीजिए, उससे आपको नहीं रहेगी ये शिकायत। थैंक यू। नेक्स्ट है कोई और? सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए सर। मैडम आपने बताया जल नीति के लिए, मैं लोगों से सुझाव भी दूंगा थोड़ा सा कि जल नीति किसी की देख रेख में ही करें। अगर मान लीजिए किसी ने सांस ऐसे ले लिया तो ब्रेन में चला गया पानी, तो वो दिक्कत भी हो जाएगी उनके लिए। तो जल नीति करने से ना बड़ा किसी की उससे ही करना चाहिए। तो कई हाँ, लोगों को मैंने देखा है कि डेफिनेटली, मतलब पहले आप किसी को देख ले एग्जैक्टली वो कैसे कर रहा है, फिर ही करनी चाहिए ये बात। मान लीजिए अगर किसी के उसमें चला गया तो समस्या भी पैदा हो सकती है उससे। नहीं, ऐसे जाता नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेटली किसी को जो रेगुलरली करते हो उनको देख के फिर ही करनी चाहिए, ये बात हाँ पक्की है। मतलब कोई नया आदमी करेगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है उसको। अगर मान लो सिर में पानी चला गया उसके, तो दिक्कत हो जाएगी उसके, वो परेशान हो जाएगा। हाँ डॉक्टर, और कोई कुछ क्वेश्चन है किसी के? बहुत सारे लोग हैं, सारे मौन बैठे हुए हैं, बताइए। जी पंत जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ईएनटी से संबंधित भी कोई प्रश्न हो ना कोई, तो लोग कर सकते हैं, समय का उपयोग कर सकते हैं। बंद करना होगा फिर। जिनका प्रश्न हो गया वो अपना, हाँ बोलिए बोलिए। कान के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब से। हाँ जी, बताइए। पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे कान में से ना पानी आता है काफी हाँ टाइम। जी। तो मैंने हाँ डॉक्टर जी। को दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि कान में छेद हो गया है। हाँ जी। पर्दे में छेद है। तो हाँ मैम जी। तो ऑपरेट, उसको कहते हैं ऑपरेट करना ही ठीक रहेगा, इसको ऑपरेशन करा के, तो ये ठीक रहेगा क्या? मैम देखिए, क्या होता है कान के पर्दे में, अगर कान में पानी आता है तो इसके 90% इसका कारण होता है कान के पर्दे में छेद होना। ये बात उनकी बिल्कुल सही है। और अगर जो और इसका दूसरा प्रॉब्लम इसका क्या है, अगर जो कान से लगातार पानी आता है, आप मेडिसिन ले लेंगी तो टेम्परेली उससे रुक जाता है, लेकिन दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ये। व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, एक तो वो जो पानी आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जैसे अभी अगर आपको महीने में एक बार आता है, तो आपके हो सकता है 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार आना शुरू हो जाए पानी।
उसके बाद आपकी जो सुनाई होती है, सबसे बड़ा उसका जो असर, बुरा असर जो पड़ता है वो सुनाई पर पड़ता है। अच्छा, और धीरे धीरे देखिए, हमारी जो सुनाई है वो एक तो नस से होती है और एक कान के पर्दे से होती है। दो चीजों से हमारी सुनाई होती है। तो अगर हमारी कान के पर्दे में छेद है तो हमारी जो कान पर्दे वाली जो सुनाई है वो तो वैसे ही खत्म हो गई। ये तो आप मान ही लीजिए कि वो वैसे ही खत्म हो गई। और धीरे धीरे अगर उससे पानी आता रहेगा तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी जो नस होती है वो भी कमजोर होती चली जाती है। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप उसको, अगर जो आपको यंग एज से ही है, जैसे आपको 20-22 साल से भी आपको पता लग गया कि आपके कान के पर्दे में छेद है, तो जितनी जल्दी हो सके हमें उसका इलाज कराना चाहिए। और 90% टाइम्स उस टाइम पे अगर आप इलाज कराते हैं वो सक्सेसफुल भी रहता है। उसके बाद आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है लेकिन वो सक्सेसफुल रहता है। और उसके बाद जो हमारी सुनाई है वो मेंटेन रहती है। देखिए, आज के जमाने में सुनाई हम अपनी सुनाई की जो पावर है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी आइज को नहीं इग्नोर कर सकते, वैसे हमको अपनी सुनाई की पावर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा इसका इलाज यही है कि आप ठीक टाइम पे, टाइम रहते रहते आप इसको ठीक से अच्छे ईएनटी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके और उनकी राय लेके अकॉर्डिंगली आपको इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। पर आजकल हम लेट एज में भी, जैसे 50s में 60s में भी हम आजकल इसका ऑपरेशन कर देते हैं जिससे पेशेंट को दिक्कत ना हो। और काफी प्रिकॉशंस लेके करते हैं लेकिन हो जाता है और सक्सेसफुल भी रहता है। ठीक है, मैं भी 60 एज की हूँ और क्या कहते हैं 6-7 साल से मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन पानी सिर्फ बरसात के दिनों में जुलाई अगस्त में आता है, बाकी टाइम पे नहीं आता है पानी। और उन दिनों फिर मैं दवाई जो डॉक्टर से लेके फिर वो दवाई वो करते, पर वो ये कह रहे थे कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आप ऑपरेशन ही कराइए इसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और ये धीरे धीरे अभी आपको सुनाई, आपने अगर सुनाई अगर टेस्ट कराई है तो आपको समझ में आ जाएगा सुनाई ऑलरेडी कमजोर हो गई होगी आपके कान की। और धीरे धीरे और आपकी सुनाई कमजोर होती चली जाएगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। डायबिटीज के लिए फर्स्ट तो अपना वीडियो ऑन करिए। हेलो जी, ममता जी और देवेंद्र नेगी जी ने। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली जब मैं मतलब मेरा एज होगा 50 इयर्स, मेरी जब डॉटर होने वाली थी तब से मुझे थोड़ा सा ऐसे वीडियो ऑन ब्रीद। करेंगे प्लीज, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी मैं 1 मिनट देख रही हूँ। ये सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है कि कभी भी अगर प्रश्न करें तो अपना वीडियो खोल कर करें। हाँ, आई थिंक अब दिख रही हूँ मैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार हाँ जी। जी हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ऐसा था कि मेरी जब डॉटर होने वाली थी 15 इयर्स बैक, तो मुझे ये वाला कोल्ड का प्रॉब्लम मैंने पिकअप किया था। मतलब एज इन कि मुझे कभी भी छींक आ रही है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ब्रेथलेसनेस हो रहा है। अभी शी इज ऑलमोस्ट 18 इयर्स ओल्ड, बट उसमें ये है कि मेरा पहले से चीजें बेटर हुई हैं, लेकिन मैं कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर पाई हूँ इस प्रॉब्लम को। मतलब अभी भी मुझे ऐसा होता है कि जैसे मैं सुबह उठ रही हूँ तो मुझे कुछ छींकें आएंगी, या कहीं अगर मैं किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हूँ, जैसे मैं मुझे कमरे में बहुत टाइम तक रहना पड़े किसी एक में, तो मुझे मतलब डिस्कम्फर्ट रहता है उसमें। मुझे लगता है मुझे घुटन हो सांस नहीं आ जाती रही। है, सफोकेशन हो हाँ, जाता है। जैसे गाड़ी में आप बंद कर दीजिए, हर समय एसी चला दीजिए, तो मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल। हाँ, फ्रेश एयर में हूँ मैं, ओपन एयर में हूँ, तो मुझे ना छींक आएगी ना मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ सजेशन चाह रही थी कि मैं क्या रेमेडीज कर लूं ताकि देखिए, इस पर आप, लॉन्ग रन में मुझे लगता है जिस चीज से आपको आराम मिलता है, आप कह रही हैं आपको ओपन एयर फ्रेश एयर में आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने आप को कोशिश करिए कि आप ज्यादातर टाइम आप अपने आप को ओपन एयर फ्रेश एयर में ही रखें। और थोड़ा सा उसके साथ साथ योग जैसे आप करती हैं, अनुलोम विलोम और कृपाल भारती, मेरे ख्याल से उससे भी आपको, स्पेशली अनुलोम विलोम तो बहुत ही अच्छी वो है एक्सरसाइज। आप डीप वो लेती हैं, डीप ब्रेथ इन लेती हैं, देन यू एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे मैं मॉर्निंग में उठ रही होती हूँ तो मेरा एक नोज ऑलमोस्ट बंद होता है, वो थोड़े टाइम के बाद जाके नॉर्मलाइज होता है। मतलब सुबह उठ के तो ऐसे लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो ये, जब थोड़ा दिन का टाइम निकल जाता है तो आपको लगता है कि आप नॉर्मल हो। मैम, तो उसके लिए यही है कि अगर आपको सुबह ज्यादा दिक्कत होती है
तो आप हाँ जी। कृपा वो करिए, जल नीति करिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। जल नीति आप करती हैं मैम? नहीं, मैंने मैम एक्चुअली एक आध बार, जैसे सभी बात हो रही थी, करा था ट्राई, लेकिन वो एक आध बार पूरा पानी नहीं जा पाया तो थोड़ा डर लग गया और नहीं कर पाई मैं। तो आप उसको मैम एकदम डिसकंटिन्यू मत करिए। आपको जितना हो रहा है कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे ना आप कोशिश करते रहिए मैम। वो और नहीं तो फिर मैम वो आते हैं नेजल वॉशेस आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। नेजल वॉशेस आते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी, उससे भी आपको आपकी जो नोज ब्लॉकेज है उससे आपको हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ योगा करिए। थैंक यू। ममता जी, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़िए। 45 मिनट का आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, वैसे एक बात ये सब लोगों के ध्यान में आ रही होगी कि डॉक्टर साहब के जो मुख्य समाधान है वो 2 चीजें उन्होंने खास तौर से जल नीति और अनुलोम विलोम, ये दोनों बताएं, और दोनों योग और प्राणायाम से जुड़े हुए हैं। तो ये एक यद्यपि डॉक्टर साहब स्वयं एलोपैथिक डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब ने लेकिन समाधान के रूप में कि मेडिसिन तो एक इट कुड बी अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी है। और कोई है दीप जी? कोई? जी सर, देवेंद्र सर आप बोलिए क्वेश्चन। देवेंद्र जी। डॉक्टर सीएम भगत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके भी हम विचार सुनना चाहेंगे बाद में। एक बार सब जो पेशेंट्स हो जाएंगे तो उसके बाद भगत जी से बात करें। जी बताइए नेगी जी। एक मेरा प्रश्न है, अगर समय होगा तो दे दीजिए। आपका प्रश्न तो हो गया है। एक और प्रश्न है, अगर समय होगा तो दे। अच्छा ठीक। जी देवेंद्र सर, आप कहिए, अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरे को जो है कई साल पहले रात में सोते समय सांस रुकता था। हाँ जी। तो मैं उसमें 2-3-4 तकिए लगा करके मैं जब सोता था तो मेरी जो है सांस तब चलती थी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, विशेषकर सर्दियों के टाइम पर। तो हाँ जी। ये योगा शुरू किया और अनुलोम विलोम, कपालभाति, जल नीति, सूत्र नीति, ये सब किया, तो उससे मुझे आराम मिल गया। तो फिर मुझे सांस रुकने की प्रॉब्लम जो है कम हो गई और हाँ फिर जी। करके ठीक हो गया मैं। लेकिन जो हाँ तकिया जी। लगाने की जो प्रॉब्लम है वो बड़ी, अभी भी मेरे को बड़ी बैड हैबिट पड़ गई। मैं 2-3 तकिए लगाता था, तो मैंने धीरे धीरे के तकिए मैंने एक ही कमरे में रखा के भाई, मैंने कहा अब एक ही तकिया रखूंगा अपने सराने में, ताकि मेरे को दूसरा अपने ऑटोमेटिक रात को हाथ जाता था और खींच करके मैं तकिया लगा लेता था। हाँ जी। हाँ जी। तो लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि अ, मेरा जो तकिया होता है सवेरे वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है डबल ट्रिपल फोल्ड होकर गोल गोल होकर के सिराने के नीचे आ जाता है। वो कब आता है मुझे पता नहीं चलता। अच्छा। और मैं उसको फिर सीधा करता हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। हाँ जी। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं इस तकिया को जो है मैं एक ही तकिया लगाऊंगा सिराने में। लेकिन फिर रात में फिर देखता हूँ तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के फिर सिराने के नीचे से सिर के नीचे आ जाता है। तो ये कोई शारीरिक कमजोरी है या कोई इसमें नुकसान तो नहीं है, या सांस लेने में कोई मेरे को ट्रबल होती हो, या ऑटोमेटिक मेरी ऐसी होगी बैड हैबिट हो गई है मुझे? ये मुझे लगता है ये आपकी हैबिट है, अच्छा एक आदत है। ये जैसी एक सोने की आदत है आपकी, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। सोने थैंक और मुझे कोई उससे मतलब कोई बहुत ठीक है, मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई कंफर्टेबली सोना चाहता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ज्यादा तकिया लगाना नुकसानदायक तो नहीं है? नहीं, ज्यादा कहाँ। आप कह रहे हैं ना मैं एक ही को फोल्ड कर लेता हूँ, तो वो ज्यादा कहाँ हुआ। डबल हो जाता है ना, डबल। आप थोड़ा, आपको लगता है ऐसा ज्यादा थोड़ा मोटा हो गया तो आप और पतला तकिया ले लीजिए। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ मोटा तकिया यू हैव अ पतला तकिया। उसको आप फोल्ड करेंगे तो वो नॉर्मल तकिया बन जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। देवेंद्र जी, तकिए की जगह पर आप टॉवल को गोल करके लपेट करके उसको आप गर्दन के नीचे रखिए, वो सबसे बेस्ट है। फिर आप तकिया ही हटा दीजिए सारे। नेक्स्ट है ममता जी। हेलो डॉक्टर। नमस्कार जी। मेरे नमस्कार जी। मेरे हस्बैंड को ना गले का प्रॉब्लम रहता है, टॉन्सिल्स का।
और लाइफ लॉन्ग रहा है। मैंने बचपन से ही उनके बड़ी जल्दी थोड़ा जोर से टॉन्सिल। बोलिए मैम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कुछ भी खट्टा खाते हैं ना तो उनको गले में टॉन्सिल्स बन जाते हैं। तो और अब तो उन्होंने एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी कराया 1 ईयर का। उसमें चारों सीजन्स का उन्होंने मेडिसिन उनको दिया, रिग्रेसली फॉलो किया। मैम मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। सॉरी ममता जी, आप हाँ हाँ, म्यूट हो गया था। इट्स ओके। तो वो अभी भी जब भी कुछ ऐसा खाते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए फिर उनको अमोक्सिसिलिन लेनी पड़ती है, कोर्स उसका करना पड़ता है। तब जाके वो 2-3 दिन में उनका ठीक होता है। तो अब जो है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब से उनको कोविड हुआ है 2021 में, अब तो ऐसा हो चुका है कि मतलब ठंडा वंडा तो पहले नहीं खा पाते थे, अब तो वो खटाई भी नहीं खा पाते हैं, अमचूर भी नहीं, या टमाटर भी बहुत ज्यादा डाल दो तो उससे भी प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो गया अब गला। तो मतलब अब अमचूर वगैरह भी नहीं डल पाता है खाने में, इतना गला वो हो चुका है कोविड के बाद से। तो इसका कोई है ट्रीटमेंट कि कर सकें हम? देखिए मैम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी एज क्या है ये बताइए जरा। 50। अम, और उनको दिक्कत कब से है? दिक्कत तो चाइल्डहुड से ही है, पर उतनी नहीं थी। मतलब जैसे कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा, ऐसे ठंड के मौसम में दही खा ली तो हो गया, या मौसमी खा ली तो हो गया। तो मैम ऐसे इस आपको टाइम पे, खटाई भी नहीं चल रही, ये हो गया है हाल। और इस टाइम पे तो मैम उनका बेस्ट उपचार वही है, प्रिकॉशन बस। अवॉइडेंस हम्म। अवॉइडेंस ऑफ दी जो भी उनके फैक्टर्स जिससे भी उनको दिक्कत होती है, और प्रिकॉशंस यही है। क्योंकि इस ठीक एज है। पे अब जब आप बता रही हैं कि वो बिल्कुल भी, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अपना डेली अगर वो गार्गल्स करेंगे, तो कुछ भी अगर हम्म। गले में कुछ भी ऐसी चीज है जिससे जो है गला इन्फ्लेम हो रहा है या कुछ, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो वो एक, और मैडम मैं होम्योपैथिक दवाई का मैं बिल्कुल नहीं आपको सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आई डोंट बिलीव हम्म। इन होम्योपैथिक। एंड सेकेंडली, हम्म। होम्योपैथिक से रीबाउंड होता है। इनिशियली आपको लगेगा हम्म। आपको आराम पड़ गया, लेकिन मेरे हिसाब से हम्म। जो भी मेरा एक्सपीरियंस, मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, लेकिन हम्म। मेरे पास पेशेंट्स आए हैं और जो मैंने उनकी, तो उससे जो मैंने अपने कंक्लूजन्स जो मैंने ड्रॉ करे हैं, होम्योपैथिक से क्या होता है, इनिशियली आपको आराम पड़ जाता है। अच्छा, और डॉक्टर भी खुश होता है, पेशेंट भी खुश होता है कि मैंने तो छोटी छोटी सी गोलियां खाई और मैं तो ठीक हो गया। लेकिन वो जब हम्म। सेकंड टाइम में आता है, दोबारा जब वो रिपीट होता है, और वो होता ही है, क्योंकि जड़ से तो बीमारी खत्म नहीं हुई है, नहीं होती थोड़ी है। सी दबी, सिर्फ वो वो बीमारी सिर्फ दबी है। और जब दोबारा से जब वो होती है, तो वो इतनी भयंकर तरीके से होती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, जो मेरा अपना हम्म। एक्सपीरियंस रहा है। पर मैं ये नहीं कहूंगी कि हम्म। आप मेरे एक्सपीरियंस के साथ जाइए, बट आई विल हम्म। नॉट सजेस्ट फॉर होम्योपैथिक। और तो हम्म। इसलिए बेस्ट यही है कि जो भी, जब उनको खट्टा नहीं सूट करता तो ना खाए खट्टा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। दुनिया में इतनी चीजें हैं, और लोग हम्म। कुछ तो लोग खुद अपने उससे छोड़ देते हैं, जब उनकी सेहत ठीक नहीं हम्म। है, वो नहीं हम्म। एक्सेप्ट कर पा रहे, तो वो धीरे धीरे वो खुद ही। और सेकेंडली, आप जो है थोड़ा सा उनसे कहिए डेली अपना एक रूटीन बना ले, जब वो ब्रश करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं, उसके साथ साथ ही थोड़ा सा गार्गल्स करें, गुनगुने पानी ठीक में है। नमक डाल के, मॉर्निंग इवनिंग। देखिए आप उसी से बहुत फर्क पड़ेगा उनको, ठीक। इंस्टेड थैंक ऑफ यू गोइंग डॉक्टर। फॉर अमोक्सिसिलिन और वो कोई भी मेडिसिन दिस। हाँ, बिकॉज अननेसेसरीली बहुत खानी पड़ती है। लाइक हाँ अब कोविड से पहले तक तो गर्मी में जैसे रायता वगैरह खा लेते थे तो कुछ ऐसा नहीं होता था। अब तो इतनी खराब सरी गर्मी में भी उन्होंने रायता 1 चम्मच भी एक दिन खाया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो फिर नहीं खाया, उसके बाद से खाते तो नहीं है, लेकिन वही है कि काफी सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना, इसी की वजह से। तो कोविड ने जैसे मतलब गले पे ही उनको ज्यादा अटैक करा है, और वही वीक पॉइंट है, उसको डैमेज किया है ज्यादा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर सेशंस। हाँ, एक ममता जी और है। ममता जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर ले पहले। ममता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे?
ममता जी, ममता जी शायद मुझे सुन नहीं पा रही है। मैम, सुशील मैम आप ले सकती हैं अपना क्वेश्चन। ज्योति जी उनका हो चुका है क्वेश्चन, ममता जी का हो मैम 2 ममता मैम है, एक ममता शर्मा जी है, एक ओनली ममता है। दोनों का हो गया। ओके, चलिए सुशीला जी आप पूछ लीजिए, आप पूछना चाहते थे दोबारा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा चांस देने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे पूछना है कि कई बार ना हमें जैसे कानों में टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इससे मैं भी अपना योग पोस्ट करती हूँ, तो हमें वहां पर 2-3 पेशेंट्स ऐसे जिनको टिनाइटिस है, कान में शां 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 की आवाज आती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? मैम देखिए, ये डिपेंड करता है टिनाइटिस किस एज ग्रुप में हो रहा है। अगर जो एल्डरली एज ग्रुप में हो रहा है, जैसे हमारे आपके एज ग्रुप में, तो ये जी जी, जनरली ये 55 दिस इज की अ एज है। पार्ट ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द हियरिंग लॉस ओनली। तो एक बार उनको अगर उनको ज्यादा दिक्कत, उनको रात को सोने में दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बिंग आवाज है, तो एक बार उनको ईएनटी कंसल्टेंट, ईएनटी डॉक्टर को दिखाकर और उसके साथ साथ अपनी हियरिंग का जांच कराना चाहिए। अच्छा, और अगर जो उसके साथ साथ हियरिंग लॉस भी आता है, इस आवाज के साथ साथ हियरिंग लॉस भी की भी शिकायत है जो रिपोर्ट में अगर आती है, तो उस हिसाब से फिर उसका आगे इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। एक कॉमन सा क्वेश्चन मेरा भी था मैडम कि लोग कान जब सूख जाती है तो क्या मतलब उसमें सूख में खुजली जैसी लगती है, तो क्या कैसे उसको निदान किया जा सकता है? देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया ना, आप अगर आप जितना उसको खुजाएंगे ना, तो वो अंदर और आपको और खुजली आएगी, आपका मन करेगा मैं और खुजाऊं, मैं और खुजाऊं, उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। और क्या होता है, खुजाने से हम डैमेज भी कर लेते हैं अपनी जो ईयर कैनाल होती है, तो उसकी वजह से ज्यादा मतलब इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमको केयरफुल रहना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो एक तो ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। पता लगेगा कि कान के अंदर देख के वो बताएंगे कि एग्जैक्टली कान में क्या दिक्कत है ना। और सेकेंडली, अगर जो कोई और दिक्कत नहीं है, तो आप इंस्टेड ऑफ आप बार बार उसको ऐसे इचिंग को हटाने के लिए आप उसको खुजा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप ऑइंटमेंट लगाइए, लिटिल फिंगर में लेके और ऐसे ऑइंटमेंट लगाइए आप, है ना। उससे आपका क्या होगा, उस टाइम के लिए आपकी खुजलाहट भी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो कोई अगर इंजरी हुई होगी कान के अंदर, तो वो भी हील अप हो जाएगी। वो बेस्ट है। तो पंत जी अब इस कार्यक्रम को हम समापन की तरफ ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र भगत जी हमारे बीच में हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें, और फिर अगर कोई और भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी शायद हैं, तो वो भी कुछ टिप्पणी देना चाहें तो हम उनकी भी कुछ बात सुन लेंगे। पर डॉक्टर भगत के कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम समझते हैं कि उनको हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका फार्म हाउस भी देखेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। जी जी। देखिए, आज का मैं सेशन सुना है, शुरू से ही जुड़ा हुआ था मैं। कई चीजें मैंने नोट की हैं, और एक तो खाने की एलर्जी है लोगों को, और वो नोटिस भी करते हैं लेकिन वो उसको ले रहे हैं। तो 2 चीजें जो हमें, जिसको हम एलर्जी भी कह सकते हैं या फूड है, कि ये जो एसिडिक फूड होता है, यानी खटाई वाला या विनेगर, ये 2 चीजें काफी लोगों का गला खराब करती हैं, तो इसको अवॉइड करिए। और जब आपने खुद ही इतने इंटेलिजेंट है कि आपने नोट कर लिया कि ये समस्या है, तो उसका सेवन तो कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक फूड है ये, और ये तंग करता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि कान की बीमारियों को अक्सर लोग लटका रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि पॉलिप है या छेद है, कान में पानी बह रहा है। देखिए, ये चीज़ है ना भयंकर। कान का पर्दा एक बैरियर है हमारे और दिमाग के बीच में, बाहर और दिमाग के बीच में। जब इसमें छेद हो जाता है तो ये हमारे ब्रेन को एक्सपोज करता है, उसकी तरफ जो एक प्रोटेक्शन लेयर है वो खत्म हो जाती है। तो इनके छेद को ज़्यादा इग्नोर नहीं करिए। एंड ये पानी का रिसाव है, ये इन्फेक्शन ले जा सकता है अंदर, कई बार सीरियस मेनिंजाइटिस और इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। तो इग्नोर नहीं करिए इन चीज़ों को।
और जैसे कि बताया शालिनी जी ने कि अस्थमा सीक्वले है एलर्जिक राइनाइटिस का, तो अगर अस्थमा से बचना है तो इस चीज के लिए डेवलपिंग कंट्री है, डस्ट का पोल्यूशन तो रहेगा रहेगा। हमारा ये एक ऐड भी आती है कि डेवलपिंग कंट्री है तो हमेशा डस्ट रहेगा रहेगा, लेकिन डस्ट से बचने के लिए कोविड ने हमें सिखा दिया मास्क डालना, और शालिनी मैडम ने भी रिक्वेस्ट किया है कि मास्क डाल के रखिए जब भी डस्ट में जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। एक बात जो मैं खास कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, खास तौर से ओल्ड एज में जो उनके साथी हैं, घर के लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्त लोग नोटिस कर लेते हैं कि शरीर में कुछ भी बदलाव जब आता है, जैसे आवाज का बदलना, नाक का मोटा होना, गले का मोटा होना, या कहीं पे कुछ भी एक मेन चेंज आपको दिख रहा है, सुनाई उनको कम देता है, तो पेशेंट, क्योंकि ये बीमारी ना धीरे धीरे आती है तो पेशेंट इग्नोर करता है, घर के मेंबर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन चीजों का इलाज है तो इलाज होना चाहिए। और ये हमारे साथियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बताएं कि आपका ये चेंज आ रहा है, या जिसको हम कभी कभी मिलते हैं ना तो वो लोग ज्यादा नोटिस कर लेते हैं। अब पीछे एक केस आया, गला धीरे धीरे मोटा हो रहा था, अब पत्नी नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन जब नाई के पास शेव कराने गए तो नाई ने कहा आपका गर्दन बहुत मोटी हो रही है, तो उसको थायराइड का कैंसर निकला जो काफी टाइम से उसका गले को मोटा कर रहा है। तो ये एक कई जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, ये हमारी आने वाली बड़ी बीमारियों के इंडिकेटर होते हैं, एक तरह से सूचक होते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करिए। और परिवार के सदस्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की चीजें, आवाज का बदलना या नाक का मोटा होना, गले का मोटा होना, या कान में खुजली कर रहे हैं लगातार, या नींद ठीक से नहीं आ रही है, या पेट में कुछ तकलीफ हो रही है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, और बाउल हैबिट्स चेंज हो गई हैं, ये कैंसर्स के बहुत अर्ली सिम्टम्स में आ जाते हैं। और इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस बेस्ट रहता है जब बीमारी है। तो मैं बीच में आवाज़ बदल रही है और ये हो रहा है, परिवार के लोग नोटिस क्यों नहीं करते हैं, और नोटिस करते तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि आदमी खुद तो उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये होना जरूरी है, तो डिले इन ट्रीटमेंट नहीं करिए। दूसरा, ओल्ड एज में हेयरिंग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करिए। ओल्ड एज में हेयरिंग लॉस को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप, जो नेचर ने आपको एक प्रोटेक्शन दे रखी है कि आप कुछ सुनेंगे, खतरे की आवाज सुनेंगे, कुछ है, तो उससे बच पाएंगे, और आपका कम्युनिकेशन भी आसपास के लोगों से रहेगा और नेचर से रहेगा। तो हेयरिंग को चेक कराते रहिए। ओल्ड एज में हेयरिंग की प्रॉब्लम आती है और उसके सोल्यूशन भी हैं। मशीनें आ गई हैं, कुछ मशीनें गूं करती हैं, पर कुछ महंगी वाली आ गई है, उसमें ये समस्या नहीं है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं हेयरिंग लॉस के लिए, जरूर कुछ ना कुछ करिए, और हेयरिंग लॉस को एक्सेप्ट नहीं करिए, क्योंकि आपको अपने आसपास क्रिएट करना है। बाकी तो पॉलिप वगैरह भी हैं लोगों के, पॉलिप को जैसे ने बताया कि इन चीजों को आप, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसलिए जान के, कि पॉलिप और ये जो नाक में से ना सर सर की आवाज आती है, बार बार आप सांस खींचते हैं उसको अंदर करने के लिए, इसका इलाज है, इसका इलाज संभव है, तो इसका इलाज कराइए, इसको इग्नोर नहीं करिए। क्योंकि जो देखिए, नाक, मुंह और लैट्रिन का रास्ता, कान, ये एक बैरियर्स हैं जो बाहर की दुनिया और शरीर के अंदर के बीच में है। इनको थोड़ा सा संभाल के रखिए, क्योंकि जब इन बैरियर को आप डैमेज होने देते हैं, यानी इन्फिल्ट्रेट होने देते हैं या टेररिस्ट को आने देते हैं, तो आपके अंदर, शरीर के अंदर भी घातक हो सकते हैं। तो कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करिए। क्योंकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे ना, वो सुन के मेरे को यही समझ में आया कि कुछ लोग, तकलीफ तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट करके बैठे, कि हाँ ये होता है, धीरे धीरे हो रहा है, ये जब खतरनाक रूप ले लेगा तब आप परेशान होंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि चीजों को इग्नोर नहीं करिए, टेक एडवाइस इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सकता है एडवाइस लीजिए। बाकी अच्छा रहा है आज का सेशन, मैं तो यही कहूंगा। और शालिनी कहाँ है, उनकी शक्ल कहाँ गई, कभी दिख रही थी, तो अच्छा रहा है। और यस सर। हाँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि हेयरिंग लॉस इन ओल्ड एज पे भी आप कभी इनका एक सेशन रख दीजिए। दीपन जी, एक हेयरिंग लॉस पे एंड ओल्ड एज पे एक सेशन रखिए, क्योंकि मैं बहुत कंसर्न हूँ इस बारे में कि हेयरिंग लॉस को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और उसको ठीक से मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है जी सर। जी सर। जी अच्छा सुझाव है मन जी। तो एक सेशन जो है डॉक्टर साहब शालिनी जैसा को ही पकड़िए। दे रहे हैं हम लोग थर्ड वीक सितंबर यदि मैडम का होगा तो मैं बात करके हाँ बात कर लीजिएगा इनसे। ठीक है थैंक यू जी। चलिए अब अगर डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी आप कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं सिंगापुर से। जी नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे पहले तो एक दो प्रश्न था मेरा, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो डॉक्टर भगत से और मैडम से। जी जी। एक तो ये था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस होल इन द ईयर ड्रम? नॉर्मली व्हाट आर द कॉजेज? देयर मे बी मोर देन वन कॉज, बट व्हाट आर द कॉज? और शालिनी जवाब देंगी, मेरी लाइन नहीं है, वैसे मैं दे दूंगा, डॉक्टर शालिनी है तो वही जवाब देंगी। हाँ सर एक बार रिपीट करिए प्लीज क्वेश्चन। ईयर ड्रम में होल क्यों होते हैं? कान में भारीपन क्यों होता है? नहीं कान के पर। हाँ सर। कान में छेद क्यों होता है? सर इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। मतलब जैसे देखिए अभी जैसे इन्होंने बताया कि उनको जब खुजली आती है तो वो अपने कान को खुजाते हैं। अगर जो जिस भी चीज से, अगर आप किसी डंडी से या किसी ईयरबड से आप इचिंग कर रहे हैं, अपने कान को खुजा रहे हैं, तो हो सकता है आप उसी से इंजरी कर लें अपने कान को, जो कि बहुत आमतौर पे देखा गया है। इट इज अ वेरी फ्रीक्वेंट कॉज। उसके अलावा अगर हमारे कान में किसी वक्त जैसे बच्चे जो है स्विमिंग पूल में नहाते हैं या घर, तो पानी रह गया लंबे समय तक कान में, उससे इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया कान में, उसकी वजह से छेद हो जाता है। या अगर आपको किसी का चोट लग गई, जैसे किसी ने आपको किसी वक्त आपको किसी से झगड़ा हो गया, कुछ थप्पड़ मार दिया उसने, है, उससे आपको कान में छेद हो जाता है। इसके अलावा अगर जो आपको गले का इन्फेक्शन रहा है लंबे समय तक, और तो एक देयर इज अ ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स द ईयर टू द थ्रोट एंड द नोज। तो अगर जो गले का इन्फेक्शन लंबे समय से है तो भी उससे भी हमारे कान में धीरे धीरे जब वो इन्फेक्शन उस ट्यूब के से ट्रैवल करके कान में आ सकता है और उससे जो है कान के पर्दे में, तो देयर नंबर ऑफ कॉजेस। तो शालिनी जी जो आपने अभी बताया उससे मैं अगर समराइज करूं तो आपने बताया तीन मेन कॉज, और एक्चुअली दो ही मेन कॉज हैं। एक तो आपका कह रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से और एक फिजिकल इंजरी। हाँ जी। तो इन्फेक्शन दो जगह से आपने बताया कि मतलब इट कुड बी डायरेक्ट इन्फेक्शन इन द ईयर बिकॉज ऑफ द स्विमिंग एंड अदर थिंग्स, और इट कुड ट्रेवल थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब फ्रॉम द थ्रोट। यस ठीक है, आई थिंक जानकारी के लिए शायद लोगों को ये यूजफुल रहेगा कि कान में सेल्फ इंटरवेंशन भी जो है ना, ये भी एक कॉज है। जैसे शालिनी जी ने बोला कि अपने आप कान के अंदर कुछ कुछ मैनिपुलेट करते रहते हैं, और उसमें कई बार इसकी लंबाई 1 इंच के लगभग होती है, पर जब उसके ज्यादा अंदर घुस जाते हैं ना तो इंजरी हो जाती है। हाँ नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। फिजिकल इंजरी तो आप क्योंकि अगर घुसाएंगे सेल्फ, एक होता है किसी ने थप्पड़ मारा, एक होता है आप खुद अपने कान में छेद कर रहे हो, दोनों में फर्क है। 90% तो थप्पड़ मारने का रिवाज तो आजकल बहुत कम हो गया। रिवाज तो पहले स्कूल में बच्चों को बहुत थप्पड़ पड़ते थे, अब तो बैन हो गया फिजिकल। लेकिन झगड़ों में देखिए सबसे इजी होता है फेस की, जब साइड पे थप्पड़ पड़ता है ना तो कान में छेद हो जाता है। सर डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत देखा गया सर, बहुत लेडीज आती है। मैं ये शब्द बोल नहीं रहा था, पर आपने बिल्कुल सही रेज किया कि डोमेस्टिक वायलेंस में लेडीज के कान में थप्पड़ बहुत पड़ते हैं और छेद फ्रीक्वेंटली सर। मेरे पास तो कितने पेशेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली दे गेट देयर ईयर्स इंजर्ड। और भगत जी ने ये जो बात कही है ना, देखिए हियरिंग को तो आपने हमें बचा के रखना चाहिए। हियरिंग और आई साइट दो चीजें ऐसी हैं बिल्कुल, हाँ जो जी, हम जरूरत से ज्यादा अब्यूज कर रहे हैं इस समय आज के वर्ल्ड के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। दोनों चीजों की, और दोनों चीजें हम ये सब लोग चाहते हैं कि लास्ट ब्रेथ तक ये दोनों चीजें हमारी सुरक्षित रहें। आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर आपको ना सुनता है और ना दिखता है तो आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। और हमारे कुछ एक आध हैं लेडीज जिनको नहीं सुनता है, तो मैं उनसे जाकर के बात करता हूँ, कभी कभी मैं बात करता हूँ जब भी मिला, आपके मन में चल क्या रहा है अब इस सिचुएशन के अंदर। ना पढ़ सकते हो, ना कुछ सुन सकते हो, ना देख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो खाली मन के अंदर ही झुंझलाहट होती होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगा
कि एक सेल्फ इम्पोज्ड आत्मिक शांति का उन्होंने एक जरिया बना लिया है। ना तो बाहर से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ना नेगेटिव वॉइसेस आती हैं और ना नेगेटिव फीलिंग होती है। तो एक शांति का उन्होंने जरिया बना लिया है कि हम तो शांति से जिंदगी जिएंगे। सर उसमें क्या है चलिए, भगत अब जी, इसको अब हम समाप्ति की तरफ ले जाते एक हैं। मिनट में भगत जी को एक खाली बात कहना था कि जी। एक होता है लोनलीनेस और एक होता है एकांत। दो वर्ड है सर, लोनलीनेस और एकांत। तो पहले हमारे अगर आप देखेंगे लिटरेचर में, राजा महाराजा भी कहते थे मुझे एकांत चाहिए। तब हमें एकांत का महत्व पता था और एकांत की वैल्यू पता थी, लेकिन अब आजकल हमें एकांत का तो आइडिया ही नहीं है एकांत होता है क्या। चलिए पंजी इसमें आप तो आइए सेशन था, बहुत एक बार अच्छा सुंदर सेशन। अपना ऑडियो खोलकर एक बार तालियों के साथ हम डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर चंद्रा भगत जी का अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दीप जी से कहूंगा कि औपचारिक धन्यवाद के साथ शांति पाठ करवाएं। थैंक यू डॉक्टर, काफी अच्छी जानकारी दी आपने कि 70% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कि आप योगा और प्राणायाम और इन चीजों पर थोड़ा सा रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइक खुल रहे हैं, सुनीता जी, शारदा जी। हाँ, तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग जुड़े भी, और जिनको रेगुलर यदि प्राणायाम या योगाभ्यास करना हो, जो आज पहली बार हमारी क्लास में आए हो, तो हमारे टाइमिंग है 5:30 to 7 o'clock डेली। तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम 45 मिनट योगाभ्यास और 45 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो क्लास को संपन्न करने से पहले एक शांति पाठ हम कर लेते हैं। शांति पाठ के लिए आप सभी अपने अपने ध्यान में बैठिए और कमर गर्दन सीधी। दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में। भरें गहरा लंबा सांस। ओम। ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक मैम। यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें दीपन जी, वेरी इजी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। थैंक यू ऑल वेरी मच। डॉक्टर भगत साहब